तीसरे बंदा ठीक होगा। ठीक। लेट्स सी कॉन्स एंड इन्यूमरेशन। कल कुछ प्रोग्राम्स हमने किए थे शायद। ठीक है, आंसर कर दो जरा। सच में जरा कल पढ़ो, जरा आपने कल था सर्कल पढ़ो। बरं, आपले फोन सगळ्यांनी बाळगून स्विच ऑफ केलेले बघा, सायलेंट करा, त्याला एअरप्लेन मोडवरती टाका, जे काही आहे ते 1 तास आपल्याला फक्त फोन पासून लांब राहायचंय आणि मंडे पासून 2 तास फक्त आपल्याला फोन पासून लांब राहायचंय। अजिबात कसलंच डिस्ट्रॅक्शन नको आहे। काही जणांचं असतं इमर्जन्सी कॉल आलाय मला गेलं पाहिजे असं लेक्चर मधनं उठून बऱ्याचदा मला विचारलं जातं। त्या केस मध्ये तुम्ही डायरेक्ट बॅग घेऊनच घरी जायचं, पुन्हा 3 दिवस इकडे यायचं नाही। एवढंच एक छोटंसं रेस्ट्रिक्शन आपल्याला फॉलो करायचंय। फोन त्या गोष्टीपासून लांब राहायचं 2 तास, जास्त नाही। बाकी काय नाही केलं तरी चालते, मी घेतो करून सगळं इथं। फोन पासून लांब राहा आणि रोज लेक्चरला फक्त वेळेत पोहोचा। 5 मिनिट आधी पोहोचणं गरजेचं आहे। सोसायटीच्या खाली तिथं पार्किंग मध्ये उभं राहणं, गप्पा मारणं ह्यासारख्या गोष्टी करायच्या नाही। सोसायटीवरील लोक जरा कंप्लेंट करतात, तर आपल्याला सरळ वर यायचं, तिथे लाईन मध्ये बसून जायचं, नंतर इथे येऊन समोर कोर्स मध्ये थांबा, काही अडचण नाही। ठीक आहे, खाली बस थांबू नका आणि दंगा करू नका, शांत बसून राहायचं। चलो ठीक है, फोन बंद है अपने। अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, कल हमने क्या क्या देखा। कल हमने कुछ प्रोग्राम्स किए थे रिगार्डिंग सी इन एंड सी आउट। ओके, सी इन एंड सी आउट। जो नए लोग हैं, मेक श्योर कि आप प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो देख रहे हो। ओके, सब अपलोड हो रहे हैं मैक्सिमम, और 3 या 4 लेक्चर्स अपलोड होंगे, या फिर जब तक एडमिशंस नहीं होते तब तक हो जाएंगे। उसके बाद वो सब बंद हो जाएगा, ऑनलाइन आपको कुछ भी एक्सेसिबल नहीं रहेगा। इस बार वो जो लास्ट टाइम हमने किया था, फ्राइडे सैटरडे के लेक्चर मिलेगा, मिस हुआ तो इधर आके देखो वगैरह, सब बंद हो गया। ठीक है, आपको कंपलसरी लाइव लेक्चर अटेंड करना है, और अगर नहीं हुआ तो नोट्स लेके कवर कर देना। बस एंड सेम वाली एग्जाम में लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, अगर लेक्चर्स हुए तो। यूजुअली एंड सेम में लेक्चर्स नहीं होते, एंड सेम में छुट्टियां रहती है। 2 दिन पहले छुट्टियां शुरू होंगी, लास्ट पेपर के लेक्चर फिर से शुरू होंगे, लेकिन तब तक हम नहीं जाने वाले। आपके एंड सेम तक शायद हमारा डेटा स्ट्रक्चर आधा खत्म हो चुका होगा। चलो ठीक है, सो वी सॉ सी इन एंड सी आउट, राइट। कैसे यूज करना है सबको पता है। सी इन सी आउट वाली थ्योरी भी हमने देखी, तो कुछ प्रोग्राम्स देखे। आज हमें देखना है कॉन्स्टेंट्स इन सी प्लस प्लस। वो कौन से कॉन्स्टेंट्स है, ये कल हमने शायद शुरू किया था बस। ओके, सामने है देखो, कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करने के 2 मेथड्स है सी प्लस प्लस में। एक हमने देखी थी कल, पहली थी यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, और दूसरी हमने देखी यूजिंग इन्यूमरेशंस। ओके, यूजिंग इन्यूमरेशन एंड यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स हमें क्रिएट करने हैं। अब यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड ये कैसे काम करेंगे, ये आज थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करने हैं, मतलब रीड ओनली वेरिएबल्स बनाने हैं यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। ठीक है, चलो देखते हैं हाउ टू यूज कॉन्स्ट कीवर्ड। एक एग्जांपल भी हमने यहां पे देखा हुआ है। तो सिंटैक्स कहता है कॉन्स्ट डेटा टाइप वेरिएबल नेम is equal to value। this is the syntax। okay, ये जो सिंटैक्स है ये सिंपली वेरिएबल के डिक्लेरेशन वाला सिंटैक्स है। समझ रहे हो, ये सिंटैक्स क्या है,
वेरिएबल के डिक्लेरेशन वाला सिंटैक्स है। बस उससे आपने कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दिया तो आपका ये जो वेरिएबल है, ओके, ये जो वेरिएबल है, दिस वेरिएबल बिकम्स रीड ओनली वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या हो जाएगा? रीड ओनली वेरिएबल हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, ओके। ऑनलाइन वाले ऐकू येते ना सगळ्यांना? बघा स्क्रीन विजिबल झाली, ऐकू येते का सगळ्यांना? फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कॉन्स्ट, डेटा टाइप है चलो इंट, वेरिएबल नेम है num is equal to 10. Okay, this is the declaration of const in C++. Okay, दो चीजें हमें देखनी है, const from cpp and const from C। और const from C बाद में देखते हैं, पहले const from cpp समझ लेते हैं। ओके, तो const int num is equal to 10 हमने यहाँ पे लिखा, और दूसरा डिक्लेरेशन लिख लेते हैं simply int num is equal to 10। अब जब आपने इधर const लगाया तो आपका ये जो num है ये रीड ओनली वेरिएबल हुआ। रीड ओनली मतलब आप उसकी वैल्यू सिर्फ रीड कर सकते हो। रीड करने का मतलब है एक्सेस करना। आप उसकी वैल्यू सिर्फ एक्सेस कर सकते हो, आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो नम बना हुआ है int num is equal to 10, this is simple variable, this is simple variable। अब कांस्टेंट वाला रूल क्या कहता है? रीड ओनली वाला, रीड ओनली वाला रूल कहता है रीड ओनली वेरिएबल को सिर्फ एक बार असाइनमेंट हो सकती है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, तो जैसे इधर नम वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करते वक्त उसे हमने वैल्यू असाइन कर दी 10, दैट इज पॉसिबल। आफ्टर डिक्लेरेशन any kind of assignment to read only variable generates error। after declaration any kind of assignment to the variable, किसी भी प्रकार का असाइनमेंट अगर आप कर रहे हो तो क्या करेगा? वो एरर जनरेट करेगा। ओके, अब असाइनमेंट कौन कौन सी हो सकती है? पहली तो आपको आसान सी असाइनमेंट पता है, if we write num is equal to 15, this will generate error, assignment not allowed। if you write num plus plus, do you know plus plus operator, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? सिंपली वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज करता है। अब नम वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 से इंक्रीज हुई, तो अगर नम वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज हुई म्हणजे इकडे बोला असं काय नसतंय बघा, तर ते आता मागच्या बाजूनच दिसणार झालं, म्हणून तुला म्हणजे इकडे बस। ओके, तो नम प्लस प्लस ये नम की वैल्यू जो है 1 से चेंज कर देगा। समझ रहे हो? नम की वैल्यू क्या करेगा? 1 से चेंज करेगा। 1 से चेंज करने का मतलब है इंटरनली हम क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं? num इक्वल टू num प्लस 1 अगेन एन असाइनमेंट। और रीड ओनली रूल कहता है एनी काइंड ऑफ असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल, एनी काइंड ऑफ असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। समझ रहे? ठीक है, ओके। सो दिस स्टेटमेंट विल आल्सो जनरेट एरर। ओके, असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। आई होप यू नो कि num प्लस प्लस का इंटरनली मतलब होता है num इक्वल टू num प्लस 1। फिर मैंने लिखा माइनस माइनस num प्री डिक्रीमेंट। ये भी क्या करेगा? num वेरिएबल की वैल्यू 1 से कम करेगा। इंटरनली क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? num इक्वल टू num माइनस 1। अगेन सम काइंड ऑफ असाइनमेंट जो रीड ओनली वेरिएबल की पॉसिबल नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट विल आल्सो जनरेट एरर। ये वाला स्टेटमेंट भी क्या करेगा? एरर जनरेट करेगा। समझ गए? राइट, आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट है num प्लस इक्वल टू 2। व्हाट डज दैट मीन? प्लस इक्वल टू को कौन सा ऑपरेटर कहा था? शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या मतलब होता है इसका? num इक्वल टू num प्लस 2 अगेन सम काइंड ऑफ असाइन काइंड।
जो रीड ओनली वेरिएबल पे पॉसिबल नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट आल्सो विल जनरेट एरर। फिर मैंने लिखा सी आउट num प्लस 2। अब बताओ क्या ये सी आउट num प्लस 2 एरर जनरेट करेगा? तो यहां कोई असाइनमेंट नहीं हो रही, वी आर जस्ट यूजिंग रीड ओनली वेरिएबल। यूज करना तो होना ही चाहिए। अगर यूज भी नहीं कर सकते फिर वेरिएबल क्रिएट करने का मतलब ही नहीं होता, है कि नहीं? रीड ओनली का मतलब क्या है कि एक बार आपने वैल्यू असाइन कर दी फिर आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ओके, यूनिवर्सल कांस्टेंट्स जो होते हैं जैसे कि पाई, ओके, तो वो आप क्रिएट कर सकते हो और फिर एक बार क्रिएट करते हो तो वैल्यू आपने असाइन कर दी, फिर वो वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो वैल्यू फिर चेंज करने की जरूरत नहीं, कर भी नहीं सकते। समझ गए? तो सी आउट num plus 2 it is valid statement. We can use read only variable. We can't change their value after declaration. ये बात समझो, कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है, यूज ही नहीं कर सकते। क्या असाइनमेंट नहीं करना, एरर दे रहा है मतलब कुछ नहीं करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम ये वाला कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्स्ट फ्लोट पाई is equal to 3.14। अब इस पाई की वैल्यू हम आगे नीचे अपने प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पाई हम यूज जरूर कर सकते हैं। पाई यूज कर सकते हैं पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। क्लियर विद दिस, राइट? व्हाट अबाउट दिस नम? कैन वी चेंज इट्स वैल्यू ऑन राइट हैंड साइड? सी हियर, यस वी कैन से num equal to 15 valid, right? We can say num plus plus, we can say minus minus num, we can say num plus equal to 2. All these things are valid statements because num is a simple variable, so these are valid statements. क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब एक छोटा सा वेरिएशन है इसमें। क्या होगा अगर मैंने कहा C++ में const int num and then cout num और फिर इधर लिखा num is equal to 10। क्या होगा इस प्रोग्राम में? What do you think? Let's say this is in CPP और फिर सेम प्रोग्राम हम C में भी करेंगे। आप सोचो, तब तक मैं प्रोग्राम लिख लेता हूं। क्या लिखते हैं? CPP सी आउट नाम क्या प्रिंट होगा? 10 या गार्बेज? या फिर कंपाइल टाइम एरर होगी? क्या प्रिंट होगा? 10 या गार्बेज 10, या फिर कंपाइल टाइम एरर होगी? कंपाइल टाइम एरर होगी। ये वाला एक ऑप्शन होता है, कौन सा? एरर वाला। वो हर क्वेश्चन में वैलिड ऑप्शन होता है। जरूरी नहीं कि हर बार एरर हो, लेकिन जब दिमाग में कुछ नहीं आता तब एक एरर वाला ऑप्शन आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें एरर है, मैं बस आपको कह रहा हूं कि जब आपको समझ नहीं आता तब एरर के बारे में भी सोचना है, और अगर आपको एरर कहना है तो एरर के पीछे वैलिड रीजन भी आपको पता होना चाहिए। बस जस्ट थमा मारा जो नहीं। हाँ, क्या होगा इसमें? इधर एक सीपीपी का सिंपल सा रूल है। सीपीपी कहता है ओनली सीपीपी uninitialized read only variables are not allowed. Compiler generates error, compile time error. ओके, बट ये सीपीपी का रूल है। सी क्या कहता है? सी कहता है अनइनिशियलाइज्ड रीड ओनली वेरिएबल्स अलाउड है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर उनमें क्या स्टोर होगा? गार्बेज। नाउ योर कांस्टेंट num will store what?
गार्बेज वैल्यू। लेकिन फिर भी ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये भाई साहब क्या करेंगे, क्या करेंगे, एरर ही देंगे, क्योंकि कॉन्स्ट का रूल क्या है, आफ्टर डिक्लेरेशन असाइनमेंट नहीं। फिर आप उसको इनिशियलाइज करो या ना करो, सी कहता है इनिशियलाइज करो या ना करो, आफ्टर असाइनमेंट, आफ्टर डिक्लेरेशन असाइनमेंट नहीं चाहिए। अगर आपने असाइनमेंट की डिक्लेरेशन के टाइम पे तो वैल्यू वैल्यू रेफर करोगे, अगर आपने असाइनमेंट नहीं की तो गार्बेज वैल्यू रेफर करोगे, इट्स ऑल योर चॉइस। बट आफ्टर डिक्लेरेशन असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो नहीं, ठीक है। तो सी क्या कहता है, ये वैलिड है, एरर इधर होगी। सी भी कहता है कॉन्स्ट विदाउट इनिशियलाइजेशन अलाउड नहीं है, तो यही एरर देगा। एरर तो इधर भी होगी, क्योंकि आफ्टर डिक्लेरेशन असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, तो एरर यहां पर भी होगी। क्लियर हो गया। कॉन्स्ट इन सी एंड कॉन्स्ट इन सीबीबी दोनों सेम ही है, एक ही फर्क है, कौन सा, सीबीबी क्या कहता है, कंपल्सरी इनिशियलाइज करना है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। सी क्या कहता है, करो ना करो आपकी मर्जी, करोगे तो वैल्यू वैल्यू मिलेगी, नहीं करोगे तो गार्बेज मिलेगी। बट दोनों केसेस में आफ्टर डिक्लेरेशन असाइनमेंट पॉसिबल नॉट एट ऑल। क्लियर हो गया, ठीक है। कल हमने क्या लिखा था, क्रिएटिंग कांस्टेंट्स इन सी प्लस प्लस, लिखो there are two ways, there are two ways to create constant values in CPP. First one, by using the const keyword. Second, by using enumeration, by using const keyword. Second, by using enumeration. फर्स्ट पॉइंट, कॉन्स्ट कीवर्ड, कॉन्स्ट का सी स्मॉल होना चाहिए, कॉन्स्ट कीवर्ड, कॉन्स्ट का सी स्मॉल होना चाहिए। लिखो उसमें फर्स्ट पॉइंट, वी यूज इट टू क्रिएट रीड ओनली वेरिएबल्स, वी यूज इट टू क्रिएट रीड ओनली वेरिएबल्स। उसी में लिखना, these are the variables, these are the variables which can be initialized, these are the variables which can be initialized only at the time of declaration, which can be initialized only at the time of declaration. Full stop. We cannot perform any kind of assignment. We cannot perform any kind of assignment on read-only variables after declaration. We cannot perform any kind of assignment on read-only variables after declaration. Next point, in CPP, uninitialized read-only variables are not allowed. In CPP, uninitialized read-only variables are not allowed. Full stop. We compulsory have to initialize. We compulsory have to initialize read-only variables. We compulsory have to initialize
read only variables. Next point. In C, comma, uninitialized read-only variables are allowed. In C, uninitialized read-only variables are allowed. In this case, they store garbage value. In this case, they store garbage value. For example, देखो आपके सामने एग्जांपल से लिख लो. ये पहला एग्जांपल लिखो, इंट मेन के साथ लिखना है. ये भी, ये दूसरा, ये सिंपल वेरिएबल है, रिटर्न वेरिएबल है, और ये सीपीयू वाला डिफरेंस का तीसरा एग्जांपल लिखो. कॉपी पेस्ट की तरह लगा. और चलो अब आगे देखते हैं. सो कॉन्स्ट वाला फंडा जो है, ये क्लियर हो गया सबको, राइट? कैसे कॉन्स्ट वाले वेरिएबल्स बनाने हैं, क्लियर है. चलो आगे लिखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इन्यूमरेशन. इन्यूमरेशन इन्यूमरेशन तो देखो, सी है. अब देखो, ये जो कॉन्स्ट वाले वेरिएबल हमने बनाए, इन कॉन्स्ट वाले वेरिएबल में मेमोरी जो है, मेमोरी ये यूटिलाइज हो रही है. मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रहा है. कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? डेटा टाइप के हिसाब से जितनी जरूरी है उतनी ऑक्यूपाई करेगा. जरूरी नहीं कि सिर्फ इंट वाले ही कांस्टेंट क्रिएट हो, फ्लोट वाले हो सकते हैं, पॉइंटर वाले कांस्टेंट भी क्रिएट हो सकते हैं, डबल वाले, कैर वाले, स्ट्रिंग वाले, सारे कांस्टेंट क्रिएट हो सकते हैं. समझ रहे नहीं? अब हम इन्यूमरेशन यूज करेंगे. तो कॉन्स्ट में एक ड्रॉबैक ये है, इट यूटिलाइजेस मेमोरी. व्हेन यू क्रिएट कॉन्स्ट, इट ऑक्यूपाइज सम अमाउंट ऑफ मेमोरी. बट बेनिफिट ये है कि किसी भी डेटा टाइप के लिए यूज कर सकते हो कॉन्स्ट, जरूरी नहीं कि सिर्फ इंट के लिए यूज हो. अब इन्यूमरेशन जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट काम कर रहा है. इन्यूमरेशन कहता है कि ये बिल्कुल मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा. इन्यूमरेशन हम यूज करते हैं टू क्रिएट सिंबॉलिक कांस्टेंट्स. क्या क्रिएट करना है? सिंबॉलिक कांस्टेंट्स. ओके, सिंबॉलिक कांस्टेंट्स. But they do not occupy memory.
मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। ओके, ये हमारे लिए बेनिफिट है कि चलो मैंने एक पाई वाला सिंबल क्रिएट कर दिया, बट वो एग्जांपल दे रहा हूं बस। अब कॉन्स्ट यूज करके पाई क्रिएट किया, पाई विल ऑक्यूपाई 4 बाइट्स। और इन्यूमरेशन यूज करके अगर क्रिएट किया, पाई विल नॉट ऑक्यूपाई एनी मेमोरी, कोई भी मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो ये मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट है। अब ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ऐसा है कि इन्यूमरेशन जो है वर्क्स विथ इंटीजर्स ओनली। किसके साथ काम करेगा? ओनली इन द डेटा टाइप, सिर्फ इंटीजर्स के साथ ही काम करता है। और किसी भी डेटा टाइप के लिए हम इन्यूमरेशन यूज नहीं कर सकते। दैट इज द ड्रॉबैक। इसका मतलब पाई वाला जो कांस्टेंट है वो हम इन्यूमरेशन यूज करके क्रिएट नहीं कर सकते। पाई फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन के लिए तो फ्लोट चाहिए या फिर डबल चाहिए, बट इन्यूमरेशन काम किसके साथ कर रहा है? ओनली विद इंटीग्रल डेटा टाइप्स। वो सिर्फ इंटीजर वाले सिंबॉलिक कांस्टेंट्स क्रिएट कर सकता है और कुछ नहीं। बेनिफिट क्या है इन्यूमरेशन का? मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होती। ओके, मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होती, जस्ट लाइक मैक्रो। मैक्रो में भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होती है, बट कांस्टेंट उधर भी क्रिएट होता है। इधर भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होती, लेकिन कांस्टेंट फिर भी क्रिएट होता है। अब मैक्रो में और इसमें एक फर्क है, मैक्रो के साथ प्री प्रोसेसर काम करता है। यू नो प्री प्रोसेसर? कंपाइलर होता है सबको, प्रोग्राम रन करके देखा, रन करके देखा है ना सबने? कम से कम एक प्रोग्राम DevCDP में रन करके देखा है कि नहीं भाई? ओके, आप सेकंड ईयर की थर्ड ईयर? ओके, तो DevCDP के साथ सब लोग फैमिलियर है, या फिर किसी भी कंपाइलर के साथ DevCDP हो, या फिर हो सकता है एप्पल में आप Xcode यूज कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप Visual Studio यूज कर रहे हो, व्हाटएवर। ओके, प्रोग्राम कम से कम रन होना जरूरी है। उसमें देखो, हमने अभी देखा था कि वी प्रेस्ड F9 की, F9 से कौन आया था? कंपाइलर। और फिर हम ये भी देखा था कंपाइलर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है। ओके, बट इट्स नॉट द ओनली सॉफ्टवेयर। कंपाइलर इज द सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो व्हेन यू प्रेस एंटर की, तब व्हेन यू प्रेस F9 की, तब होता क्या है? देखो, सबसे पहले आपने अपना प्रोग्राम लिखा, किधर? पता है ना एडिटर सब, जिधर हम टाइप करते हैं दैट इज एडिटर। इवन दिस इज आल्सो एडिटर, जिधर मैं लिख रहा हूं। अब मशीन में जहां भी हम टाइप करते हैं दैट इज एडिटर। फिर वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो सकता है, नोटपैड हो सकता है, कोई भी एडिटर, विजुअल स्टूडियो वाला कोई एडिटर हो सकता है, DevCDP, जिधर टाइप कर रहे हो वो एडिटर है। ओके, एडिटर में आपने कोड लिखा, सेव किया, और फिर आपने क्या प्रेस किया? F9। F9 की प्रेस करने के बाद क्या क्या हुआ? देखो, आपका जो कोड है वो सबसे पहले पहुंचता है प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर मैक्रोस के साथ काम करता है, वैल्यूज रिप्लेस करता है, और जो नया कोड जनरेट होगा वैल्यू रिप्लेस करने के बाद उसे वो भेजता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर अपने एक सिंबल टेबल क्रिएट करता है, सारे फंक्शन की इंफॉर्मेशन लेता है, वेरिएबल की इंफॉर्मेशन लेता है, अमाउंट ऑफ मेमोरी डिसाइड करता है, सिंबल टेबल क्रिएट करता है, और वो सारी इंफॉर्मेशन असेंबलर के पास भेज देता है। असेंबलर इज अनदर सॉफ्टवेयर। ओके, तो यहां से फिर किसके पास गया? असेंबलर। ओके, असेंबलर अपना काम करेगा, मशीन लैंग्वेज में कोड को कन्वर्ट करने का काम करता है असेंबलर। ओके, ठीक है। और फिर असेंबलर के बाद जो नया कोड जनरेट होगा वो पहुंचेगा लिंकर के पास। किधर जाएगा? लिंकर। अब लिंकर क्या करता है? आपने जो फंक्शंस लिखे होंगे, आपने सी वाले प्रोग्राम्स में भी फंक्शंस डिफाइन किए होंगे, कुछ स्ट्रिंग वाले फंक्शंस आपने लिखे, कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस लिखे, कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस आपने कॉल किए। तो ये जितने भी फंक्शंस आपने कॉल किए, ये कॉल्ड फंक्शंस उनके डेफिनेशन के साथ मैप करने का काम। मैप करते हैं मतलब एड्रेस बदल देता है वहां पे, कि आपका लिंकर वहां लिख देता है कि दिस इज फंक्शन कॉल। तो यहां से जाना किधर है? वो एड्रेस उधर स्टेटमेंट में रिप्लेस हो जाता है, और एग्जीक्यूटर भी तो उस एड्रेस को देख के उधर जाके फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लेता है। आसान भाषा में, फंक्शन कॉल को फंक्शन डेफिनेशन के साथ लिंक करने का काम कौन करेगा? लिंकर। एंड एट द एंड, लिंकर का काम होने के बाद आपकी .exe जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट हो जाती है? .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल।
01 वाली वो क्रिएट हो जाती है। हमने क्या देखा था, F9 की प्रेस की और F9 का आउटपुट क्या है .txt फाइल, लेकिन बीच में ये सारे बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, और फिर .exe के बाद यू प्रेस F10 की और फिर F10 की से आपकी exe आपके रैम में लोड होती है और फिर वो एग्जीक्यूट हो जाती है। वो अंदर बीच में आता है कि लोडर भी आता है जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को बीच में लोड कर रहा है रैम में। ओके, तो कई बार ऐसा होता है, देखो फर्स्ट प्रोग्राम जब रन करने जाते हो इट टेक्स सम टाइम, फिर दूसरी बार रन करते हो फटाक से रन हो जाता है। फर्स्ट टाइम रन करते हो थोड़ा टाइम ले सकता है। ओके, इट इज ड्यू टू द लोडर। चलो ठीक है, अब इसमें ये जो प्री प्रोसेसर है इट वर्क्स विथ मैक्रोज, और बस इतना ही आपका कंपाइलर है जो काम करता है आपके, क्या देख रहे थे अभी हम, इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन के साथ आपका कंपाइलर काम करता है। क्लियर हो गया, दोनों में बस ये फर्क है। अब इस फर्क की वजह से जो एरर वाली पॉसिबिलिटी होती है वो इन्यूमरेशन में कम रहती है, क्योंकि कंपाइलर होता है एरर चेक करने के लिए। ये मैक्रो की एरर चेक करने के लिए प्रोसेसर कुछ नहीं करता, प्रोसेसर सिंपली रिप्लेसेस द वैल्यूज। ओके, चलो इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, खाली बस क्या समझना है, who works with macros, प्री प्रोसेसर। रट्टा मार लो, मुझे पता है कि आपको मैक्रोस नहीं पता, और उसके लिए एक एप्टीट्यूड वाले लेक्चर की लिंक आज भेज दूंगा, डेरिवेशन पार्ट वाली रहती है, पर लिंक भी सर उसको। एनीवेज, तो वो देख लो लेक्चर, मैक्रोस समझ जाओगे, बहुत आसान सा कांसेप्ट है। एंड हु वर्क्स विद इन्यूमरेशन, कंपाइलर। दोनों केसेस में हमारा बेनिफिट ये है, मेमोरी कहीं भी ऑक्यूपाई नहीं होती। मैक्रोस काम कैसे करता है वो लेक्चर आज रात को देख लो, इन्यूमरेशन कैसे काम करता है वो हम समझेंगे। ओके ठीक है, अब हम देखेंगे इन्यूमरेशन काम कैसे करता है। ये वाला सीक्वेंस क्लियर हो गया। सो व्हेन वी से वी कंपाइल द प्रोग्राम यूजिंग कंपाइलर, तो कंपाइलर के साथ साथ और कौन कौन होता है, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर और फिर .exe। आगे चलिए जो था, ठीक है। ओके, तो अब इन्यूमरेशन क्रिएट करके सोचेंगे कि वो काम कैसे करते हैं। Why do we use enumeration? To create relate symbolic constants. Symbolic constants, उनकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं होगी। रीड ओनली वेरिएबल में क्या हो रहा था, उसकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं होती। सिंबॉलिक कांस्टेंट ये जो बनेंगे उनकी भी वैल्यू एक बार क्रिएट हो गए फिर चेंज होना पॉसिबल नॉट एट ऑल, चेंज होना पॉसिबल नहीं। तो इसलिए हमने कहा सिंबॉलिक कांस्टेंट्स, कांस्टेंट लिखने का ये पर्पस है कि आप ये समझो एक बार आपने सिंबॉलिक कांस्टेंट बना दिया फिर उसकी वैल्यू चेंज होना पॉसिबल नहीं है। बस उस सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाने का जो तरीका है वो अब अलग है। थोड़ी देर पहले हमने कौन सा यूज किया था, अब क्या यूज करेंगे, इनम यूज करेंगे। अब यूज करेंगे इनम। ओके, इन्यूमरेशन अगर आपको यूज करना है यू हैव टू गो विद द कीवर्ड इनम। कौन सा कीवर्ड यूज करना है, इनम कीवर्ड यूज करना है। और इनम कीवर्ड के अंदर हमें सिंबॉलिक कांस्टेंट्स अपने सारे लिखने हैं। इन्यूमरेशन कौन से डेटा टाइप के साथ काम करेगा, वेरी स्ट्रिक्टली ओनली इंटर, सिर्फ डेटा के साथ काम करेगा और किसी के साथ काम नहीं करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वेरी स्ट्रिक्टली इंटर के साथ काम कर रहा है, ये प्री डिसाइडेड है, कंपाइलर ने डिसाइड करके रखा हुआ है दिस विल वर्क विद इंटर, तो अंदर जो सिंबॉलिक कांस्टेंट हम लिखेंगे उनके डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत होगी क्या, ये जरूर लॉजिकली सोचो, करना नहीं करना होगा हमें देखेंगे, सिंटैक्स में समझ लेंगे लॉजिकली क्या लगता है। अगर इन्यूमरेशन पता है कि एम्प्टी होने वाला है तो क्या वो फिर से प्रोग्रामर को कहेगा वही डेटा टाइप मेंशन कर, ऑब्वियसली नॉट। तो कंक्लूजन, इन्यूमरेशन के अंदर जो सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाओगे उनके डेटा टाइप को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो क्या है, इंटीजर है। तो चलो इन्यूमरेशन बनाते हैं। ओके, तो मैंने लिखा इनम कीवर्ड के साथ इन्यूमरेशन का नाम रखते हैं चलो कलर, दिस इज द नेम ऑफ इन्यूमरेशन, कलर। ओके, ओपनिंग करली ब्रैकेट, क्लोजिंग करली ब्रैकेट, फिर सेमीकोलन। थोड़ा बहुत फेमिलियर सिंटैक्स है, स्ट्रक्चर वाला इनम हटा के स्ट्रक्चर लिखा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन दोनों के काम करने में बहुत बड़ा फर्क है। ओके, ये इन्यूमरेशन है।
बट सिंटैक्स थोड़ा बहुत सेम स्ट्रक्चर है. सो दिस इज enum कीवर्ड, दिस इज enumeration नेम कलर. और अब अंदर हमें क्या क्रिएट करने हैं? हाँ, क्या क्रिएट करेंगे अंदर? सिंबॉलिक कांस्टेंट्स. टेक्निकल नाम हमें पता होने चाहिए. ये जो टर्म्स होती है इंटरव्यू में, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप हर बार प्रोग्राम लिख के एक्सप्लेन नहीं कर सकते. कुछ चीजें आपको वर्बली भी एक्सप्लेन करनी होगी, और उसके लिए टेक्निकल टर्म्स पता होना बहुत जरूरी है. जैसे कि इन्यूमरेशन के अंदर क्या होगा? सिंबॉलिक कांस्टेंट्स. यू कांट कॉल देम वेरिएबल्स, दे आर नॉट वेरिएबल्स, दे आर सिंबॉलिक कांस्टेंट्स. वेरिएबल कब कहेंगे उसको? अगर उसने मेमोरी ऑक्यूपाई की होती तो फिर उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं. ये मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, तो हम इन्हें वेरिएबल नहीं कह सकते. फिर हम इन्हें क्या कह रहे हैं? सिंबॉलिक कांस्टेंट. ब्रैकेट चालू कर देगा, प्रश्न विचारल्यावर उत्तर देत जा. काय जर बसलेले असेल नुसती, ते बऱ्याचदा फिरायला जाते बाहेर कुठेतरी, तिथं बसले असते. आज गुरुवार आहे, आज काय नसेल मिस मध्ये, तर बाहेर जाऊ. आज गुरुवार आहे, लवकर गेलं पाहिजे, लई असणार, आज मटण असते मिस मध्ये, आज अंडी असते मिस मध्ये, असले काहीतरी विचार चालू असते. त्या विचारातून थोडं बाहेर राहण्यासाठी आपण ऍक्टिव्ह राहणं गरजेचं आहे. शेजारीशी नाही बोलायचं, फक्त माझ्याशी बोलायचं. चला, झोप गेली का? झोप गेली का? टॉपिक बदलला की झोप जाती. यू कम बॅक टू द टॉपिक, झोप ही परत. असो, झोप आली की झोपच जा, काय अडचण नाही. 10 मिनिटात जागवा, फक्त घोरायचं नाही, तेवढी काळजी घ्या. Okay, so let's create symbolic constant. The first symbolic constant, let's create, it is red. कलर है ना, तुमने कलर लिखा रेड. अब इसके बाद सेमीकोलन देना पड़ेगा कि कॉमा देना पड़ेगा? हाँ, multiple same things when we write in a statement we mention comma, not semicolon. Semicolon we use at the end of declaration or at the end of statement. but जैसे मैंने आपको कहा, अंदर डिक्लेरेशन करना ही नहीं. क्यों डिक्लेरेशन नहीं करना है? बाय डिफॉल्ट इंटीजर है, इन्यूमरेशन को पता है, तो दोबारा उसे नहीं बताना कि ये इंटीजर है. उसको पता है उसके अंदर जो भी होगा क्या होगा? इंटीजर ही होगा. राइट. तो फिर सिंपली क्या मेंशन करेंगे? कॉमा. देन रेड, रेड के बाद मैंने लिखा ग्रीन, अगेन कॉमा, एंड देन ब्लू. हो गया. लास्ट वैल्यू के बाद हम कभी कॉमा मेंशन नहीं करते. बरोबर है ना? ये अपना सिंपल सा ग्रामर है. मराठी, हिंदी, इंग्लिश कहीं भी देखो, when you mention multiple elements of same category, last element के बाद फिर कॉमा नहीं होता, फिर स्टेटमेंट नहीं होता. ओके, तो लास्ट एलिमेंट के बाद कॉमा मेंशन नहीं करना है. बस हो गया. तो यहाँ पे हमने 3 सिंबॉलिक कांस्टेंट्स क्रिएट की. कौन से? रेड, ग्रीन एंड ब्लू. अब नीचे प्रोग्राम में डील कर दे. So we have int main, और मेन फंक्शन में मैंने लिखा सी आउट रेड, सी आउट ग्रीन एंड सी आउट ब्लू. हो गया. सिंबॉलिक कांस्टेंट क्रिएट किए, सिंबॉलिक कांस्टेंट हमने यूज कर दिया. हो गया. अब सोचना बस ये है कि अगर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट क्या होगा? क्या लगता है आपको, क्या प्रिंट होगा? वैल्यूज प्रिंट होगी या रेड ग्रीन ब्लू प्रिंट होगा? अगर प्रिंट हुआ तो ये मत सोचिए सर वैल्यू तो है ही नहीं, फिर एरर देगा. नहीं, मान लो होगा कुछ ना कुछ प्रिंट हो रहा है, तो क्या प्रिंट होगा? रेड ग्रीन ब्लू प्रिंट होगा या वैल्यूज प्रिंट होगी? वैल्यूज प्रिंट होगी. अगर होगी वैल्यूज तो वैल्यूज प्रिंट होगी. कौन सी वैल्यू? फ्रैक्शन, इंटीजर, कैरेक्टर. इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी क्योंकि वो कंपलसरी इंटीजर है. वो कंपलसरी क्या है? इंटीजर है. अब सोचना बस ये है कि भाई व्हाट वैल्यूज विल इट प्रिंट, कौन सी वैल्यूज होंगी. ओके, तो इसके कुछ रूल्स हैं, बस वो रूल्स हमें समझना है. पहला सिंपल सा रूल है, when your symbolic constants are not initialized, the first constant gets value 0. The first constant gets value 0. तो रेड की वैल्यू क्या रहेगी? 0. Now the value of every next constant is equal to value of previous constant plus 1. Value of every next constant is what? Value of previous constant plus 1. तो बताओ ग्रीन की वैल्यू क्या रहेगी? ब्लू की क्या रहेगी? हो गया.
तो इधर क्या प्रिंट करेगा 0 1 2। ये कौन सी वाली केस है व्हेन वी डू नॉट इनिशियलाइज है, व्हेन वी डू नॉट इनिशियलाइज है, तो फिर ये वाली केस होगी। और कैन वी इनिशियलाइज देम, ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, नहीं तो यूजलेस है। हर कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी 0 1 2, और दो चर नीचे लिखेंगे तो वही कंटिन्यू होगा 0 1 2 3 4 5। ओके, तो इनिशियलाइजेशन भी पॉसिबल है। अब मान लो हमने इनिशियलाइज किया, रेड को इनिशियलाइज कर लेते हैं, क्या सेंड करेंगे 2 या 2.5, 2 कर सकते हैं। जो भी असाइन करोगे क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, तो रेड को मैंने असाइन किया चलो 2, सो द वैल्यू ऑफ रेड इज नाउ 2। अब बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रीन 3, करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्लू 4। नाउ द क्वेश्चन, can I initialize green? Yes, we can initialize green। अगर इनिशियलाइज नहीं किया किसी कांस्टेंट को तो उसकी वैल्यू क्या होती है प्रीवियस कांस्टेंट प्लस 1। और अगर आपने इनिशियलाइज किया तो आपकी इनिशियलाइज्ड वैल्यू को प्रायोरिटी रहेगी, दैट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ योर कांस्टेंट। तो फिर यहां पे चलो इनिशियलाइज कर लेते हैं 5 कमा, तो अब वैल्यू होगी 2 and 5। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्लू देयर, ऑब्वियसली ये रहेगी 6। okay, and if you wish you can initialize blue also। डन, ठीक है। तो अब आउटपुट क्या रहेगा 2 5 7, समझ गए। और ये हमने क्या क्रिएट किया सिंबॉलिक कांस्टेंट्स, ये हमने क्रिएट किए सिंबॉलिक कांस्टेंट्स, ठीक है। चीजें समझ गए। सबसे जरूरी बात है मेमोरी समझना। हाउ मच मेमोरी डू दे ऑक्यूपाई 0, कोई मेमोरी नहीं। फिर काम कैसे होता है इंटरनली, तो इंटरनली व्हेन कंपाइलर कंपाइल्स योर प्रोग्राम, हटा दो ना कंपाइलर, कैसे आता है हाँ क्या प्रेस करके आएगा F9। ये तो एडिटर टू एडिटर चेंज होता है, C++ में F9 प्रेस करोगे कंपाइलर आएगा। क्या क्या काम करता है कंपाइलर, सिंटैक्टिकल एरर आपको बताता है और .exe बना के देता है, और भी बहुत सारे काम करता है कंपाइलर। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सिंबल टेबल क्रिएट करता है। सिंबल टेबल मतलब क्या होता है आपके पूरे प्रोग्राम के फंक्शन की एंट्रीज, फंक्शन के सारे वेरिएबल की एंट्रीज, किस कौन सी वेरिएबल को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, वो सारी एंट्रीज सब सिंबल टेबल में स्टोर करता है, और वो सिंबल टेबल आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल में इंसर्ट कर देता है। तो जब आपका एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट होता है तो वो सिंबल टेबल पढ़ के वो समझ जाता है कि ये फंक्शन कॉल हुआ, इस फंक्शन के अंदर ये लोकल वेरिएबल्स है, इन्हें मेमोरी एलोकेट करनी है। याद आ रहा है ना स्टैक फ्रेम, स्टैक फ्रेम पे लोकल वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है। एग्जीक्यूटर कैसे समझता है फिर कि ये वाले लोकल वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करनी है, वो कहां से समझता है सिंबल टेबल से समझता है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूटर कभी नहीं जाता, एग्जीक्यूटर डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट पे जाता है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को स्किप कर देता है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट किसके लिए होते हैं कंपाइलर के लिए होते हैं। ओके, आगे जब हम फंक्शन पे जाएंगे तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, नवीनालेली जर माहित नसेल इन केस तर पुढे जाऊन आपण ते सगळं बघणार आहे, काळजी करू नका, ठीक है। तो इन्यूमरेशन के साथ आपका कंपाइलर काम कर रहा है, कैसे काम करेगा अब वो जरा समझते हैं। देखो मेन फंक्शन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लेट्स से int a is equal to red plus blue, then b is equal to 2 plus green, and then cout ab। अब इन्यूमरेशन के साथ काम कैसे होगा समझो, काय काय झालं आतापर्यंत कळालं का? चलो 1 मिनट सोचो, मैंने इन्यूमरेशन के बारे में आपको क्या क्या बताया, हमने कंपाइलर के बारे में क्या क्या सोचा, वो जो सीक्वेंस हमने देखा था वो सीक्वेंस में मैंने आपको क्या क्या बताया, बघा काय आठवत आहे का? नाही आठवलं तरी चालतंय, काय अडचण नाही, बोलू नका, गप्पा मारू नका, फक्त रिवाइज करायचा प्रयत्न करा, खुद के साथ बात करो, टीच योरसेल्फ। हो गया, समझ रहे हो, समझना जरूरी है। तो अब क्या देखेंगे अभी हम,
हाँ तो एनालाइजर मिलना। हाउ डज कंपाइलर वर्क विद इन्यूमरेशन? एग्जीक्यूशन के बाद आउटपुट क्या होगा वो अलग चीज है, वो तो हम देख ही लेंगे, वो हमें समझ आता है क्या क्या होगा। इधर क्या प्रिंट होगा? अब इस वाले केस में सी आउट रेड क्या प्रिंट होगा? टू। सी आउट ग्रीन, सी आउट ब्लू, सिंपल है। आगे a इज इक्वल टू रेड प्लस ब्लू क्या स्टोर होगा a में? बहुत सिंपल है। b इक्वल टू 2 प्लस ग्रीन क्या स्टोर होगा? हाँ 7 स्टोर होगा। एंड देन सी आउट a भी पता है 9 7 प्रिंट हो जाएगा। ये हुआ एग्जीक्यूशन, आउटपुट आपको पता है। अब हमें समझना ये है कि जब हम कोड को कंपाइल करेंगे तब कंपाइलर इन्यूमरेशन के साथ कैसे काम करेगा। ओके, हमें उसके बारे में एक्चुअली सोचने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो तो कंपाइलर का काम है। हमें क्या सोचना है? व्हाट इज द आउटपुट। हमें अल्टीमेटली काम किसके साथ है? आउटपुट के साथ। व्हाट इज द रिजल्ट, ये अपनी इंटरेस्ट का काम है, लेकिन फिर भी अंदर क्या चल रहा है पता होना चाहिए। तो अभी क्या समझेंगे हम? हाउ डज कंपाइलर ट्रीट enumeration और these are symbolic enumeration constants। ठीक है, तो कैसे होता है काम देखो। पहले तो कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा इनम कलर, वो देखेगा ओके रेड वाला सिंबल है, ग्रीन वाला है, ब्लू वाला है, डन। फिर मेन के पास आएगा सी आउट रेड, ओके। कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता, एग्जीक्यूट कौन करता है? एग्जीक्यूटर। तो जब कंपाइलर इसको देखेगा सी आउट रेड, वो प्रिंटर नहीं कर रहा, वो बस क्या कर रहा है? सी आउट रेड। क्या इससे प्रैक्टिकली सही है? सही है। ओके, व्हाट इज रेड? सिंबॉलिक कांस्टेंट इन्यूमरेशन। तो कंपाइलर इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा सी आउट टू। तो एग्जीक्यूटर के पास जाने से पहले ही आपका स्टेटमेंट क्या बना? सी आउट टू। क्लियर हो गया नहीं? तो फिर एक सिंपल सवाल है, क्या आपका एग्जीक्यूटर इन्यूमरेशन के साथ काम कर रहा है? नो। एग्जीक्यूटर को तो डायरेक्ट क्या दिखा? एग्जीक्यूटर को रेड नहीं दिखा, एग्जीक्यूटर को क्या दिखा? टू। रेड किसको दिखा? कंपाइलर। सो कंपाइलर इज वर्किंग विद इन्यूमरेशन और फिर अंदर जाके कोड बना रहा है वो। अब आगे ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा? सी आउटर, व्हाट इज ग्रीन? 5। फिर ये होगा सी आउटर 7, फिर इंट a, देन a इज इक्वल टू व्हाट इज रेड? 2 प्लस ब्लू क्या है? क्या कंपाइलर 2 प्लस 7 9 करेगा? 2 प्लस 7 9 करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटर। एंड रिमेंबर, कंपाइलर नेवर एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम। Okay, it only syntactical, it only checks the syntaxes, creates the symbol tables, replaces the enumerations and the macros. Preprocessor is also part of compiler, इसलिए कह रहा हूं। Otherwise अंदर जाके देखोगे तो preprocessor को macro को preprocessor replace करता है। Then B क्या होगा? 2 plus what is green? 5 और फिर cout AB। Now this is your code after compilation और इस कोड को भेजा जाएगा किसके पास? असेंबलर के पास। असेंबलर के बाद लिंकर के पास और फिर लिंकर सारा लिंकिंग करके इसके लिए क्या क्रिएट करेगा? .exe क्रिएट करेगा। तो आपके .exe में रेड ब्लू ग्रीन है कि नहीं? नहीं है। .exe में कौन है? वैल्यूज। .exe में है वैल्यूज। समझ गए हो? इन्यूमरेशन काम कैसे करेगा? क्लियर है? ये अंदर की बात है। हमें काम किसके साथ है? आउटपुट। व्हाट इज द आउटपुट? बड़े इंटरव्यू में अगर पूछा, जो ये एक हॉट टॉपिक रहता है, मैक्रोस वर्सेस इन्यूमरेशन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, फिर हमें ये चीज पता होनी चाहिए, who works with the enumeration and who works with the macro। ओके, डन? कल ऐसे करना, ठीक है? चलो फिर थोड़ा सा लिख लेते हैं। काय लिहिलं काय त्याला? पण अजून संपलं नाही, अजून बरंच आहे त्याच्यात बघायचं आपल्याला। इन्यूमरेशन लिहो। We use enumeration to create symbolic constants। We use enumeration to create symbolic constants।
Enumeration works with integers only. Enumeration works with integers only. Hence, while creating symbolic constants, while creating the symbolic constants, comma, no need to mention data type. No need to mention data type. No need to mention data type. Comma, only mention comma separated symbolic constants. Only mention comma separated symbolic constants. For example, ये वाला एग्जांपल लिख लो, सामने है देखो, कलर विदाउट वैल्यू एग्जांपल लिखो, लास्ट एलिमेंट के बाद नो कॉमा, इनम कलर, बस इतना ही लिखना है, मेन फंक्शन मत लिखो, सिर्फ इनम कलर लिखो, इनम कलर रेड ग्रीन ब्लू कॉमा के साथ। If symbolic constants are not initialized, if symbolic constants inside enum are not initialized, then first constant gets the value 0. Then first constant gets the value 0. The value of any constant other than first constant the value of any constant other than first constant is equal to the value of previous constant plus 1 is equal to the value of previous constant plus 1. In our example, the values of red, green, blue will be 0 and 2. In our example, values of red, green, blue will be 0, 1, 2. Next point. We can initialize symbolic constants inside enumeration. We can initialize symbolic constants inside enumeration. For example, ये वाला एग्जांपल लिखो, देखो आपके सामने है, 2, 5, 7, 2, 5 एंड 7, यही लिखो, मतलब नीचे ही आप सी और मेन फंक्शन भी डिफाइन कर पाओगे। लिखो, नीचे ये मेन फंक्शन भी लिख लो। ब्लू इज द लास्ट एलिमेंट, सेमीकोलन कहीं भी नहीं है बीच में, समझो, सेमीकोलन कहीं भी नहीं है, कॉमा सेपरेटेड कांस्टेंट्स लिखे हैं,
लास्ट एलिमेंट के बाद कुछ नहीं होता। मेन फंक्शन भी लिखो और उसके बाद ये भी लिखो, इन्यूमरेशंस सिंबॉलिक कांस्टेंट्स रिप्लेस्ड बाय कंपाइलर। कन्वर्जन सुधर गया। और देखो नीचे क्लास पॉइंट, इसके नीचे क्लास पॉइंट जो भी था और जो भी है लिखो। कंपाइलर वर्क्स विथ enumerations. Compiler works with enumeration and replaces all the symbolic constants used in the program, and replaces all the symbolic constants used in the program by their value, by their value. Next point. These symbolic constants do not occupy any memory. These symbolic constants do not occupy any memory. Okay, macro के साथ कौन काम करता है? The side of the element क्या? Preprocessors work with macro. Macro also do not occupy any memory. ओके ठीक, ओके। अभी देखो और एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है इसका। हाँ, तो ये अपने तीन सिंबॉलिक कांस्टेंट्स है, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, चलो हमने रेड को इनिशियलाइज कर दिया है 2, फिर ग्रीन की वैल्यू 3 होगी, ब्लू की वैल्यू 4 होगी। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब इन्यूमरेशन क्या कहता है कि भाई डायरेक्ट आप इनिशियलाइज कर ही सकते हो, दैट इज पॉसिबल। डायरेक्ट आप वैल्यूज इनिशियलाइज कर सकते हो, पॉसिबल है। प्लस आप एक सिंबॉलिक कांस्टेंट दूसरे सिंबॉलिक कांस्टेंट को इनिशियलाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्या मतलब? एक सिंबॉलिक कांस्टेंट यानी रेड, आप दूसरे सिंबॉलिक कांस्टेंट को यानी ग्रीन हो या ब्लू, कोई भी दूसरा, मतलब फर्स्ट सेकंड की बात नहीं चल रही। एक सिंबॉलिक कांस्टेंट बचे हुए बाकी सिंबॉलिक कांस्टेंट में से किसी को भी इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये ग्रीन वाली जो वैल्यू है, ग्रीन वाली जो वैल्यू है, ये हो सकती है रेड +3। तो ग्रीन की वैल्यू क्या होगी बताओ? 5। बेटा देखो, लिखना नहीं है, बस देखते रहो सामने। अब ये ब्लू जो है, इसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं रेड प्लस ग्रीन से। तो रेड प्लस ग्रीन क्या होगा?
5 प्लस 2 7। बस इसमें एक छोटा सा रूल हमें फॉलो करना है। मान लो अपने पास कॉन्स्टेंट्स है, फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड कांस्टेंट, थर्ड कांस्टेंट अप टू nth कांस्टेंट। लेट्स से वी आर ट्राइंग टू इनिशियलाइज सम kth कांस्टेंट, वी आर ट्राइंग टू इनिशियलाइज kth कांस्टेंट। ओके, तो kth कांस्टेंट इनिशियलाइज करने के लिए आप लोग 1 to k minus 1 इसमें से कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकते हो। You cannot use k plus 1th constant to initialize kth constant। आसान भाषा में थर्ड कांस्टेंट आप यूज नहीं कर सकते सेकंड कांस्टेंट को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, इनिशियलाइज करने का मतलब है वहां पे हम उस कांस्टेंट को यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप रेड को यूज कर सकते हो ग्रीन इनिशियलाइज करने के लिए या फिर ब्लू इनिशियलाइज करने के लिए। आप ग्रीन यूज कर सकते हो ब्लू को इनिशियलाइज करने के लिए, लेकिन यू कैन नॉट यूज ब्लू टू इनिशियलाइज ग्रीन। रेड कलर में एरो है, या हम नहीं कर सकते, डेंजर है, एरर है। या फिर यू कैन नॉट यूज ग्रीन टू इनिशियलाइज रेड। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे है कंपाइलर। कंपाइलर कहता है जो भी सिंबल आप यूज कर रहे हो पहले मुझे पता होना चाहिए। अब मान लो अगर हमने ऐसा लिखा, ओके, अगर हमने ऐसा लिखा कि रेड की वैल्यू होनी चाहिए ब्लू प्लस 2 और हमने ब्लू की वैल्यू दे दी है 5, ब्लू की वैल्यू है 5। अब जो कंपाइलर भाई साहब है वो स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट आपका प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ एंड सो ऑन। उसका एक सिंपल सा रूल है कंपाइलर का, वो अपनी दुनिया का राजा है। वो कहता है मेरी दुनिया में जो भी आएगा पहले मुझे पता होना चाहिए, फिर आप उसे यूज कर सकते हो। सिंपल सा रूल है, सगळ्या दुनियेचा तोच रूल आहे। इवन तुमच्या घरात मी तुम्हाला घ्यायचं असलं तर आधी तुम्हाला माहित असायला पाहिजे ते कोण आहे, तर त्याला घरात एंट्री, नाही तर घरात एंट्री नाही। कंपाइलर का भी ये रूल है। अगर उसकी दुनिया में किसको लेके आना है, किसको यूज करना है, कंपाइलर मस्ट टू नो व्हाट इज दैट एंटिटी। तो जब आप यहाँ पे आओगे, कंपाइलर जब इधर आएगा वो देखेगा रेड इक्वल टू ब्लू प्लस 2, आप सोचेगा ओके व्हाट इज दैट ब्लू, व्हाट इज दैट ब्लू। डज कंपाइलर नो व्हाट इज ब्लू? नो, पता ही नहीं है उसको, एरर। कहेगा भाई पहले बता ये ब्लू क्या है, फिर यूज कर। हेंस द रूल, kth कांस्टेंट इनिशियलाइज करने के लिए 1 to k minus 1 यूज कर सकते हो। You can't use k plus 1 onwards constants to initialize kth constant। Done? रूल क्लियर हो गया? चलो लिख लेते हैं, लिखो। We can use one symbolic constant। We can use one symbolic constant to initialize other symbolic constants। अब नीचे लिखो नोट we can use 1 to k minus 1th symbolic constants। We can use 1 to k minus 1th symbolic constants to initialize kth symbolic constant। To initialize kth symbolic constant, but we cannot use k plus 1th symbolic constant, but we cannot use k plus 1th symbolic constant to initialize kth constant। To initialize kth constant मी सांगतो ते लिहून घ्यायचं बरं का राव सगळं, आपलं डोकं चालवायचं नाही अजिबात, नोट्स लिहित असताना। चलो फॉर एग्जांपल एक सही एग्जांपल लिखो, एक गलत एग्जांपल लिखो। ओके, अपने हिसाब से लिख लो। एक करेक्ट एग्जांपल लिखो, एक रॉन्ग एग्जांपल लिखो। रेड ग्रीन ब्लू ही यूज करो, बट इनिशियलाइजेशन
एक एग्जांपल में सारे इनिशियलाइजेशंस करेक्ट होने चाहिए, एक एग्जांपल में गलत इनिशियलाइजेशन कर लो, वहां पे नोट में लिखो दैट विल बी रॉन्ग। हो गया, ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अब आज आपको घर जाकर के बस एक काम करना है, इन्यूमरेशन में हमने जो भी देखा, एक दो प्रोग्राम है, एक दो प्रोग्राम में एक्सपेरिमेंट करके देखो इन्यूमरेशन काम कैसे कर रहा है। ओके, अब हमने रूल क्या देखा, बेसिक रूल सिर्फ इंटीजर के साथ काम कर रहा है। ओके, तो आप उसको फ्रैक्शन वैल्यू असाइन करके देखो क्या कह रहा है कंपाइलर, डबल वाली वैल्यू असाइन करके देखो क्या कह रहा है कंपाइलर, कैरेक्टर वाली वैल्यूज असाइन करके देखो क्या कह रहा है कंपाइलर। मेरे हिसाब से कैरेक्टर वाली वैल्यूज में एरर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्यों? ASCII value internally characters are ASCII values, ASCII values are again integers, so enumeration should work with characters also because characters are internally integers. Everybody familiar with ASCII values? Okay, first chapter C वाला देख लेना एक बार, सब कुछ समझ जाओगे। ओके, तो enumeration should work with characters also, but आपको वो पहले एक्सपेरिमेंट करना है, फिर अपने नोटबुक में नोट करना है इट कैन वर्क विद कैरेक्टर्स आल्सो। समझ गए? तो ये सारे प्रोग्राम्स आज करने हैं और प्रोग्राम्स कंप्लीट हो जाने के बाद फोटो एक प्रोग्राम का क्लिक करना है विद इट्स आउटपुट और मुझे भेज देना है। हां, काय प्रेझेंटिव्ह करायचं मॅटर अजून नाहीये, तर असं टेन्शन घेण्याचं काही नाही। आपल्या सीच्या पोरांना ती सारखं नरडी पाय ठेवायला दर पाठवा लक्ष जातो, पाठवा लक्ष जातो, तेव्हा ते काम करते। तसं तुमच्यावर अजून रिस्ट्रिक्शन नाही की ऍडमिशन झाल्यावर होईल सर, आणि करून बघा, म्हणजे थोडंसं प्रोग्रामिंग बरोबर बी आपण फॅमिलियर व्हायला लागू, डेव सीडीपी वर फॅमिलियर होऊन जा। ओके, चला आज थांबूया, उद्या भेटूया। उद्या लेक्चर नको सांगितलं आपण, हाँ उद्यापासून सी घ्यायचं बाबा। हाँ, तो सी प्लस प्लस वाला नेक्स्ट लेक्चर जो है अब सीधे मंडे को होगा एट 7:50 टू 9:40 और 9:30 जो भी है। रेगुलर लेक्चर्स हम अपने शुरू कर देंगे मंडे से। कल से हम थोड़ा सी पे फोकस करेंगे, वो लास्ट चैप्टर बचा हमारा वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तोपर्यंत तुम्ही 3 दिवस फर्स्ट चॅप्टर ऑफ सी नवीन आलेले वाचून घ्या, बघून घ्या, तिला नोट्स प्रिपेअर करा, ते तुम्हाला सगळीकडे लागणार आहे। सी, सीपीपी, डेटा स्ट्रक्चर, जावा, इव्हन पायथनला सुद्धा तो फर्स्ट चॅप्टर सगळीकडे लागतो, बेसिक आहे। ओके, तर ते बघून घ्या, जेवढं लवकर संपवाल तेवढं आपण फास्ट सी प्लस प्लस पुढे कंटिन्यू करू शकतो। ओके, चला थांबू आपण आज। इनमचं जे नाव आहे कलर, कलर कुठे युजच नाही केलं ना आपण। अरे नाही लागणार की, आता इनम कलर आपण आपल्या प्रोग्राम मध्ये लिहिलंय, तुम्ही इन्युमरेशन कुठल्या क्लास फाइल्स मध्ये पण यूज करू शकता आणि त्या इन्युमरेशनचे पुन्हा व्हेरिएबल टाइप कॉन्स्टंट पण क्रिएट होतो, तर त्याची गरज पडते। अगदीच ह्याच्या पुढे अनॉनिमस इन्युमरेशन्स बी तयार होतात, नो नेम इन्युमरेशन्स बिना नावाची बी क्रिएट करू शकतो। सर ते मला डेव सीपीपी मध्ये रिपोर्ट विंडोज दिसणार, शोधा किती कुठं असते रे रिपोर्ट विंडो, कुठं असते? एरर देते वगैरे काय झालं तरी पण एरर देते, अच्छा ती रेड लाईन दाखवते। हा रेड लाईन दाखवते, म्हणजे की त्यांनी सांगितलं की ड्यू मध्ये असते रिपोर्ट विंडो, मला वर मेल असते की नाही, त्याच्यावर क्लिक करत बसायचं, कुठेतरी सापडत।
या चला ऑनलाइन बोले चला बोले की